नमस्कार। मैं अभिलाष श्रीवास्तव आप बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बायोलॉजी की क्लास में। तो पिछली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कोशिका के केंद्रक के बारे में। तो क्या ये केंद्रक जो हैं वो सभी प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं? जो केंद्रक हम लोगों ने पिछली क्लास में जिसके बारे में पढ़ा था, क्या उसी तरह के केंद्रक सभी कोशिका में पाए जाते हैं? तो नहीं, उस तरह के केंद्रक जो हैं सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका के आधार पर ही जो है कोशिका के दो प्रकार होते हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उनमें जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो जिस केंद्रक झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था, जो दोहरा आवरण वाला ये केंद्रक झिल्ली होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उसी तरह की नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो केंद्रक झिल्ली है वो दोहरी संरचना में नहीं है। मतलब जिस तरह के केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा था, उस तरह के केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। और एक और प्रकार होती है कोशिका की जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक तत्व होता है, वो भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी जो है डीएनए पाया जाता है, यानी कि जो आनुवांशिक तत्व होता है वह पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही आनुवांशिक तत्व होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक आनुवांशिक तत्व पाए जाते हैं। तो आइए कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है, उसमें अंतर को हम समझते हैं। पहला है आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वह 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है 5 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में जो है छोटी होती है। केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इसके केंद्रक को केंद्रकाय कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो केंद्रक होती है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उन्हें केंद्रक ही कहा जाता है। गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वह केवल संख्या में कितनी होती है? 1 होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। इसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कुछ कोशिकांगों के पास भी जो है अपनी एक बाउंड्री होती है जिसे झिल्ली कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब उनके कोशिकांगों में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली, कोई भी बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिलती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जो जीवाणु में जो कुछ जीवाणु कोशिका होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, और जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। मतलब मानव, जीव जंतु या जो पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है वह यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसके बाद हम कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
ठीक है। फिर और भी है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो जो पहली कोशिकांग है जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे वह है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, तो यहाँ कोशिका के बगल में जो संरचना आप लोग को दिखाई दे रही है, ये इसे ही हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है दो तरह की होती है। एक खुरदरी, आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो हिस्सा है यह थोड़ा खुरदरा है, और यह खुरदरा इसीलिए होता है क्योंकि यह इसमें जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है वो दो अलग अलग तरह के होते नहीं है, एक ही, देखिए इसी में दो अलग अलग भाग होते हैं। जैसे एक जो थोड़ी खुरदरी होगी जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है, और एक तरफ का हिस्सा जो है चिकना होता है जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। तो जो खुरदरा वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। कोशिका में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है और उस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? तो ये RER करता है, यानी जो खुरदरा अंतःप्रद्रव्यी जालिका होता है वही प्रोटीन को बनाने का काम करता है। जबकि जो चिकना वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यह जो है लिपिड को बनाने का काम करता है। अब प्रोटीन और लिपिड इन दोनों की आवश्यकता होती कहाँ है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वह किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अब मान लें कि कोशिका झिल्ली की जो प्रोटीन और लिपिड है वह पुरानी हो गई है या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो यह अंतःप्रद्रव्यी जालिका ही है, जो खुरदरा वाला हिस्सा है वह प्रोटीन को बनाएगा और जो चिकना वाला हिस्सा है वह लिपिड को बनाएगा और कोशिका झिल्ली में वह भेज देगा। ठीक है, इसके बाद एक और कोशिकांग है जिसका नाम होता है गोल्जी उपकरण। इसकी जो खोज है वह कैमिलियो गोल्गी ने की थी। ठीक है, किसने किया था गोल्जी उपकरण का खोज? कैमिलियो गोल्गी ने किया था। इसका कार्य क्या होता है? तो यह पैकिंग का काम करता है, स्थानांतरण का काम करेगा, मतलब अगर किसी चीज को एक जगह से, कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो वह काम कौन करेगा? गोल्जी उपकरण ही करता है। रूपांतरण का काम करता है, ठीक है, और अगर किसी चीज को इकट्ठा करके रखना होगा तो वह यही गोल्जी उपकरण जो है उन पदार्थों के संचय का भी कार्य करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर जो है कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली की जो प्रोटीन और लिपिड है वह पुरानी हो गई होगी तो उसे नए प्रोटीन और लिपिड की जरूरत पड़ेगी। नया वाला जो प्रोटीन और लिपिड है उसे बनाने का काम कौन करेगा? तो नया वाला जो प्रोटीन और लिपिड है उसे बनाने का काम जो है ये ER करेगा। ठीक है, प्रोटीन ACR बनाए, सॉरी, प्रोटीन का निर्माण जो है RER करेगा और ACR जो है वह लिपिड को बनाने का काम करेगा। जब प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हो जाएगा तो उसे जो है कोशिका झिल्ली में भेजने का काम जो है कौन करेगा? गोल्जी उपकरण करेगा। ये बना के इसको दे देगा, फिर ये गोल्जी उपकरण जो है जहां उसे भेजना होगा, जहां प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होगी, जहां आवश्यकता होगी, वहां उसे वह भेज देगा। गोल्जी उपकरण, फिर से गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था।
यह जो है कौन कौन सा कार्य करता है, तो गोल्जी उपकरण पैकिंग का कार्य करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है, रूपांतरण का कार्य करता है, अगर किसी चीज को बदलने की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो वह कार्य कौन करेगा, गोल्जी उपकरण करेगा। संचय यानी कि इकट्ठा करके रखने का कार्य भी कौन करता है, तो यही गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण की जो संरचना है वह कुछ इस तरह की होती है। यह जो है क्या है, गोल्जी उपकरण है। इसके बाद एक और है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम कार्य क्या करेगा, ठीक है, यह जो गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है यह लाइसोसोम है, और यह जो है लाइसोसोम पूरी कोशिका में चारों ओर फैला होता है, हर तरफ, क्योंकि इसका जो काम है यह बहुत आवश्यक है, ठीक है, इसी कारण से जो है यह कोशिका में सभी ओर फैला होता है। लाइसोसोम को बनाने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम को बनाने का कार्य जो है वह गोल्जी उपकरण ही करता है। लाइसोसोम को बनाता कौन है, तो गोल्जी उपकरण बनाता है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लाइसोसोम किससे बनी होती है, गोल्जी काय से बनी होती है। लाइसोसोम के अंदर जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं। अब इन पाचक एंजाइम को का कार्य क्या होता है, जैसे अगर कभी भी कोशिका के अंदर किसी भी कोशिकांग में कोई त्रुटि हो गई हो या वह ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो यह जो है लाइसोसोम उसके पास जाएगा और उसको जो है डाइजेस्ट कर देगा, उसको पचा देगा, उसको खत्म कर देगा। अगर कभी जो है पूरी कोशिका ही ढंग से कार्य ना कर रही हो या पूरी कोशिका जो है अब फिर से पूरी तरह से ठीक होने लायक नहीं रह गया होगा, तो वैसी स्थिति में यह जो है लाइसोसोम चारों तरफ जो लाइसोसोम फैला हुआ है यह फटेगा और पूरी की पूरी कोशिका को जो है यह खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि कोशिका में अगर किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो लाइसोसोम उस कोशिकांग को जो है खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और इसे ही जो है हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोशिका पूरी तरह से ठीक होने लायक नहीं बचेगी या कोशिका पहले जैसा कार्य नहीं कर रहा होगा, तो वैसी स्थिति में यह जो लाइसोसोम है पूरे के लाइसोसोम फटेगा और पूरी की पूरी कोशिका को जो है वह खत्म कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो कहानी आप लोग को यहां तक समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा जो कोशिकांग है वह कौन सा कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में उसको ER लिखा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक खुरदरी और दूसरी जो है चिकनी। जो खुरदरा वाला हिस्सा है वह प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है और जो चिकना वाला हिस्सा है वह लिपिड को बनाने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोगों ने जो है गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ा। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो गोल्जी उपकरण की खोज जो है कैमिलियो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या होता है, तो यह पैकिंग, स्थानांतरण, रूपांतरण और संचय करने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को किसने बनाया, तो लाइसोसोम जो है गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम को बनाने का कार्य जो है गोल्जी उपकरण ही करता है, और यह जो है कोशिका में चारों ओर फैला होता है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। इस लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं जो किसी खास कोशिका के ढंग से कार्य ना करने पे उसे खत्म कर देते हैं, या फिर अगर पूरी कोशिका
ही जब ढंग से कार्य ना कर रही होगी या उसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो गया होगा, कुछ टूट फूट गया होगा, और अगर पूरी कोशिका कार्य ना करेगी ढंग से तो वह पूरी कोशिका को ही जो है खत्म कर देती है। इसके बाद जो कोशिका, जैसे कोशिका है, कोशिका बहुत सारे कार्यों को कर रही होती है, एक ही समय पे बहुत सारे कार्य को कर रही होती है, तो कोशिका को जो है ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। जैसे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कोशिका को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा है यह कहाँ बन रहा होता है, तो यह ऊर्जा जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ऊर्जा को बनाने का काम करता है। ऊर्जा को बनाने, ऊर्जा जो है वह एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है बनती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी झिल्ली पर एक बाहरी परत होता है जो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है वह भी दोहरी परत वाली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास डीएनए होता है, यानी जो केंद्रक के पास अपना क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। यह जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। और जो ऊर्जा है वह किस फॉर्म में बनती है, किस रूप में पाई जाती है? तो वह एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पादप कोशिकाओं में जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इन्हीं प्लास्टिड्स के कारण जो है हमें पेड़ पौधे जो है रंगीन दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों में बहुत तरह के रंग पाए जाते हैं, जैसे पत्तियां हरी रंग की होती है, उनके फूल किसी और रंग के होते हैं, फल किसी और रंग के होते हैं। तो यह जो है रंग किसकी वजह से होता है? तो इसी प्लास्टिड्स की वजह से होता है। प्लास्टिड्स के पास भी जो है अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे केंद्रक के पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, उसी तरह से प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। यह जो प्लास्टिड है यह दो तरह की होती है, एक वर्णी लवक और दूसरा अवर्णी लवक। ठीक है, प्लास्टिड्स केवल और केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। प्लास्टिक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक वैसे लवक जो रंगीन होते हैं, ठीक है, जिनमें रंग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्णी लवक। और जो रंगहीन होते हैं उन्हें अवर्णी लवक कहते हैं। इन्हीं वर्णी लवकों में एक हरा रंग का वर्णी लवक पाया जाता है। पादप में आपने देखा होगा कि उनकी पत्तियां जो है हरे रंग की होती हैं। तो वो हरा रंग जो है किसके कारण होता है? हरा वर्णी लवक के कारण होता है, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, और ये हरित लवक या जो वर्णी लवक है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में, पत्तियों का कलर हरा होता है, उनमें कौन सा लवक होगा? हरित वर्णी लवक होता है। फल अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, फूलों में रंग होता है। ठीक है, तो ये सभी रंग जो है किसके कारण होता है? इसी वर्णी लवक के कारण पाया जाता है। पौधों में जो है, पौधों की जो जड़ें होती हैं वह रंगीन होती हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई रंग नहीं होता है।
और अगर रंग ना होगा तो वहां कौन सा लवक पाया जाएगा? अवर्णी लवक पाया जाता है। पौधे का जो जड़ होता है उसका जो है रंग होता ही, रंग किसी तरह का नहीं होता है पौधों के जड़ में, तो वहां अवर्णी लवक पाया जाता है। और जहां जहां जिन जिन हिस्सों में रंग होता है वहां वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद रसधानियां, तो मुख्यतः जो है रसधानियां जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो पादप कोशिकाओं में रसधानियां होती हैं वह बहुत बड़ी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है। रसधानियों का कार्य, रसधानी तरल अथवा ठोस पदार्थों की संग्रहक थैलियां होती है। अगर कोशिका को जो है कोई तरल पदार्थ इकट्ठा करके रखना होगा या कोई ठोस पदार्थ इकट्ठा करके रखना होगा, तो वो जो इकट्ठा करके रखने का कार्य है वह कौन करेगा? तो वह रसधानियां करती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में जो रसधानी होती है वह बहुत छोटी छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में जो रसधानियां होती है वह बड़ी पाई जाती है। कुछ पौधों में जो है रसधानियां जो है इतनी बड़ी होती है कि वह पूरे कोशिका के आयतन का 50 से 90% का हिस्सा कवर कर लेती है। 50 से 90% का हिस्सा घेर लेती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% हिस्सा तक भी हो सकता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियां में कोशिका द्रव्य भरा होता है जो कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। जो पादप कोशिकाएं होती है उनकी रसधानियों में क्या भरा रहता है? तो उनकी रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और यह कोशिका द्रव्य भरा होने के कारण ही क्या होता है? कोशिका को वह कठोरता प्रदान करती है। तो देखिए रसधानियों के बारे में मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया है कि पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में उपस्थित होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन। ये सभी जो है कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की रसधानियों में ही पाया जाता है। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। जो एक कोशिक जीव होते हैं, जैसे अमीबा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनमें जो खाद्य रसधानियां होंगी, रसधानी भी दो तरह की होती है, एक जिसमें द्रव्य भरा होता है और एक जिसमें ठोस पदार्थ भरा होता है। तो जो खास रसधानियां होती है अमीबा में, वह क्या कार्य कर रही होगी? तो वह जो है अमीबा के द्वारा जो उपभोग में लाया जाने वाला खाद्य पदार्थ होगा उसमें वो भरा होगा। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ एक कोशिक जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है कि रसधानियों में कुछ अतिरिक्त जल भरा होता है और कुछ रसधानियां अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है। तो कोशिकांग के बारे में हम लोगों ने अभी जाना कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं और वह कौन कौन से कार्य कर रहे होते हैं कोशिका में। अब जो है हमें कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बिहार बोर्ड के बच्चों में जो है बिहार बोर्ड के बच्चों को कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना नहीं है। उनके सिलेबस से जो है कोशिका विभाजन को हटा दिया गया, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि कोशिका विभाजन जो है दो तरह से होती है, एक जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और एक जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा समसूत्री और अर्धसूत्री। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और अर्ध का मतलब आधा।
अर्ध का मतलब आधा होता है। ठीक है, यहां जो सूत्री है इसका संबंध गुण सूत्र से है। ठीक है, तो ऐसे विभाजन जिनमें बराबर गुण सूत्र होंगे वह किस तरह का विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और ऐसा विभाजन जिसमें आधे गुण सूत्र होंगे उसमें वह कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे अभी बिरचो ने बताया था कि जो नई कोशिका होती है वह पहले से ही विद्यमान कोशिका से बनी होती है। तो यह जो कोशिका है यह पहले से है और इससे दो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो जो पहले से कोशिका विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? मातृ कोशिका कहते हैं। और जो नई कोशिका बनी है उसे हम क्या कहते हैं? संतति कोशिका कहते हैं। तो अगर समसूत्री विभाजन हो रहा होगा, मान लेते हैं कि इसमें 46 गुणसूत्र थे, मान लेते हैं कि इसमें जो है 46 गुणसूत्र थे। तो अगर समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में देखिए क्या होता है कि बराबर गुणसूत्र होते हैं। तो जो मातृ कोशिका और जो संतति कोशिका है इसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव नहीं होगा अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है। एक बार जब समसूत्री विभाजन होता है तो उससे केवल और केवल दो संतति कोशिकाएं ही बनती हैं। ठीक है, देखिए यहां लिखा है कि मातृ कोशिका एवं संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। जब समसूत्री विभाजन हो रहा होता है तो मातृ कोशिका और संतति कोशिका इन दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। एक विभाजन से दो कोशिका का निर्माण होता है। जब एक बार समसूत्री विभाजन होता है तो कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। और समसूत्री विभाजन होता कब है? तो जब मरम्मत का कार्य कहीं की चल रहा होगा, यानी शरीर में, पूरे शरीर में, जंतुओं में या पादपों में अगर किसी हिस्से में मरम्मत का कार्य होगा, चल रहा होगा, कहीं चोट लग गया होगा, कुछ टूट फूट गया होगा, तो वैसी स्थिति में किस तरह का विभाजन होगा? वहां समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करके जो है कोशिका फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो है एक और विभाजन पाया जाता है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अगर इसमें 46 जो है गुणसूत्र होंगे, मातृ कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र होंगे तो जो संतति कोशिकाएं बनी होंगी उन सबों में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो मातृ कोशिका की तुलना में अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो संतति कोशिका बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यही बातें यहां भी लिखी हुई है कि मातृ कोशिका एवं संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। और यह जो है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो जहां युग्मकों का निर्माण हो रहा होगा वहां जो है किस तरह का विभाजन होगा? तो वहां जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बच्चों यहाँ जो है आपका अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जो है पूरा जो चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।